मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ओडिशा के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर जाकर उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रधान को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान देवेंद्र प्रधान के निधन पर दुख जताते हुए सीएम धामी ने कहा, स्वर्गीय देवेंद्र प्रधान का संपूर्ण जीवन जनसेवा में समर्पित रहा है। राष्ट्रहित में उनकी ओर से किए गए कार्य हमेशा अविस्मरणीय रहेंगे। बीजेपी ने संगठन पर्व के तहत प्रदेश में मंडल अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी, तो वहीं अब सभी की निगाहें प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि मार्च लास्ट या फिर अप्रैल की शुरुआत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव करा सकती है, जिस पर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने बताया कि पार्टी ने मंडल और जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के लिए केंद्र का अलग शेड्यूल होता है और उस शेड्यूल के तहत जगह बनेगी और सही समय आने पर बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इस लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने प्रथम चरण में मंडल अध्यक्षों के निर्वाचन को संपन्न किया, उसके बाद जिला अध्यक्षों के निर्वाचन को संपन्न किया और प्रांतीय अध्यक्ष का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें प्रांतीय परिषद के लिए कार्यकर्ताओं का को बनाया गया। अब मुझे लगता है कि जैसा केंद्र का शेड्यूल अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग प्रकार से निर्धारित हो रहा है, उत्तराखंड राज्य के लिए भी उस शेड्यूल में व्यवस्था बनेगी कि केंद्र से जो चुनाव अधिकारी हैं उस शेड्यूल को निर्धारित करेंगे और सही समय आने पर जैसा केंद्र उचित समझेगा। प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। शुक्रवार को प्रशासन ने सिटकुल थाना क्षेत्र में 5वें मदरसे को सील कर दिया। अधिकारियों के अनुसार आज कुल 7 मदरसों पर कार्रवाई की जानी है, जिसमें से अब तक 5 पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है। शेष 2 मदरसों पर भी जल्द ही प्रशासनिक एक्शन लिया जाएगा। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राव आफाक ने नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार धार्मिक भेदभाव के तहत मदरसों को निशाना बना रही है। जमीयत उलेमाए हिंद ने उत्तराखंड में मकतब और मदरसों के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप और उन्हें लगातार परेशान किए जाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मदनी ने आरोप लगाया कि अब तक कई मदरसों को बिना किसी नोटिस के सील कर दिया गया है और मदरसों को स्पष्टीकरण या आपत्ति जताने का कोई मौका नहीं दिया गया। इससे छात्रों के माता पिता और अभिभावक भी इस अवैध हस्तक्षेप के कारण चिंतित हैं। चारधाम यात्रा को लेकर जहां तमाम विभाग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं, तो वहीं संभागीय परिवहन विभाग भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे चुका है। एचएनएन संवाददाता से खास बातचीत में संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां पूर्ण की गई हैं और स्थलीय निरीक्षण भी किया जा चुका है। यात्रा मार्ग पर विभाग द्वारा 5 चेकपोस्ट बनाए गए हैं, जिन पर वाहनों की जाँच की जाएगी। चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग तमाम तैयारियां कर रहा है। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन शैलेश तिवारी जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल पर। थैंक यू। थैंक्स सर, चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और इसको लेकर के तमाम विभाग तैयारी कर रहे हैं। आपका विभाग क्योंकि ज़्यादा लेवल होता है और आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, तो आपकी ओर से किस तरह की तैयारी की जा रही है चारधाम यात्रा को लेकर के? चारधाम यात्रा को लेकर के परिवहन विभाग काफ़ी सजग है और हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। परिवहन विभाग का बेसिक 2 रोल होता है इसमें। सबसे पहले होता है कि वाहनों की व्यवस्था, कि जो यात्रा पर लोग जा रहे हैं उनको वाहनों की कमी न पड़े वो, और दूसरा जो हमारा रोल होता है वो सुरक्षित होना, कि चारधाम यात्रा पर जो लोग जा रहे हैं वो यात्री सुरक्षित रहें, दुर्घटना न हो और सुरक्षित वो लौट जाएं, अपने घरों को पहुँच जाएँ। इन 2 फ्रंट पे हम लोग काम करते हैं और प्रचार प्रसार भी इसके बारे में हम लोग करते हैं। तो जो वाहनों की व्यवस्था की है बात जहाँ तक आती है, यात्री जो चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं उनके लिए हम लोग पर्याप्त वाहनों की व्यवस्था कर चुके हैं। हम लोगों ने यूनियन से भी बात कर रखी है और जो सारे व्यवसायी हैं उनसे भी बैठक हमारी हो चुकी है। लगभग 2200 के आसपास हमारे यहाँ बसें हैं। उन बसों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में जो यात्री आएंगे उनके लिए व्यवस्था हमारे पास पूरी हो चुकी है और यात्रा मार्ग पर यात्रा सुरक्षित हो इसके लिए चेक पोस्टों की स्थापना भी की जाएगी। हम लोग 5 चेक पोस्ट लगाने जा रहे हैं
और उसके लिए हमारे परमानेंट स्ट्रक्चर भी बन गए हैं। दूसरी बात है कि चार धाम यात्रा पर जाने के लिए हम लोग गाड़ी को चेक भी करते हैं और ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस को भी चेक करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट को भी चेक करते हैं। तो इसके लिए हमारे यहाँ ग्रीन कार्ड की व्यवस्था की गई है। ग्रीन कार्ड ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें गाड़ी के फिटनेस की डिटेल, ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल, साथ ही साथ हम लोग ग्रीन कार्ड जारी करने के पहले गाड़ी को चेक करते हैं, गाड़ी की फिटनेस को देखते हैं कि गाड़ी चार धाम यात्रा मार्ग पर जाने के लिए उपयुक्त है कि नहीं। एक चीज़ और भी है कि ग्रीन कार्ड के साथ साथ एक ट्रिप कार्ड भी होता है। ट्रिप कार्ड में जब भी यात्रा पर कोई गाड़ी जाती है तो प्रत्येक ट्रिप में एक ट्रिप कार्ड बनाना होता है। इसमें यात्रियों की सूची होती है और ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल होता है। ये सब ऑनलाइन व्यवस्थाएं हमारे यहाँ हो रखी हैं। अप्रैल के फर्स्ट वीक में या 10 तारीख के आसपास हमारे यहाँ ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सभी कार्यालयों में ग्रीन कार्ड बनाया जाएगा। सर, जिस तरह से देखा जाए कि कई बार पहाड़ी क्षेत्रों में ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग, इस तरह की समस्याएं सामने आती हैं, उसके लिए किस तरह से टीमें तैयार रहेंगी और किस तरह की कैटेगरी उसमें निर्धारित की गई है? आप सही बोल रहे हो। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, मैंने पहले ही बता दिया है कि हम लोग का जो परिवहन विभाग का मेन फोकस है कि यात्री सुरक्षित रहें, दुर्घटनाएं ना हो। इसके लिए हमारे जो चेक पोस्ट बनेंगे वहाँ गाड़ियों को चेक करने जा रहे हैं हम लोग। उनके ग्रीन कार्ड चेक करेंगे, गाड़ियों को फिजिकल भी चेक करेंगे, उसमें एक्स्ट्रा सीट तो नहीं लगी है और अधिक लोग तो उसमें बैठे हुए नहीं हैं, ओवरलोडिंग तो नहीं है। और चेक पोस्ट में चेक करने के बाद अन्य जो यात्रा मार्ग हमारे हैं वहाँ भी हम लोगों ने अपने इंटरसेप्टर दल और प्रवर्तन दल लगा रखा है, जिसमें हमारे ऑफिसर्स रहेंगे। अगर कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा है या रैश ड्राइविंग कर रहा है, शराब पी के वाहन चला रहा है या किराया ज़्यादा ले रहा है, लोगों से बदतमीजी कर रहा है, तो वैसे गाड़ियों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करते हैं। और हमारी 6 टीमें इस बार यात्रा मार्गों पर अलग से लगाई जा रही हैं। सर, सोनप्रयाग से आगे की जो यात्रा होती है उसके लिए किस तरह की समय निर्धारित किया गया है? और जो ड्राइवर है अगर वो पहले समय से आता है या बाद में समय लेट आता है तो उस पर किस तरह की कार्रवाई रखी गई है? सोनप्रयाग में परिवहन विभाग के द्वारा एक शटल सेवा चलाई जाती है, जिसमें जो बाहर से यात्री आते हैं उनके लिए छोटी गाड़ियां लगाई गई हैं। यात्री उसमें बैठते हैं और यात्रा पर जाते हैं और केदारनाथ से यात्रा करके बाद फिर शटल सेवा में ही लौटते हैं। वहाँ पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है और हम लोग शटल सेवा के लिए जो पर्याप्त स्टाफ है उसकी भी व्यवस्था हम लोगों ने कर लिया है। और मैं आपके माध्यम से चार धाम यात्रा पर, केदारनाथ धाम की यात्रा पर जो जाने वाले लोग हैं उनको बताना चाहता हूं मैं कि परिवहन विभाग पूरी तरह से व्यवस्था कर चुका है। आप आइए और सुरक्षित यात्रा कीजिए और पूरी तैयारी करके आएँ और कोई भी दुष्प्रचार होता है उस पर ध्यान न दें, पूरा जानकारी प्राप्त कर लें और पूरी तैयारी के साथ यात्रा पर आइए। जो सर, इस यात्रा के दौरान कुछ ब्लैक स्पॉट्स भी होंगे जहाँ पर जो है काफ़ी सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है, वहाँ पर किस तरह से इस बार जो है टीम तैयार रहेंगी या वहाँ पर जो इस तरह से कोई बोर्ड्स लगाए गए हैं ताकि वहाँ पर उनको जानकारी मिले कि ये ब्लैक स्पॉट है, यहाँ सावधानीपूर्वक चलना है? हाँ, ब्लैक स्पॉट यात्रा मार्गों पर भी है। ब्लैक स्पॉट ऐसा जगह होता है जहाँ बार बार दुर्घटनाएं होती हैं। तो यात्रा मार्ग पर ऐसे जो स्पॉट हैं उनमें काफ़ी ट्रीटमेंट कई जगह का कर दिया गया है, सुधारीकरण हो भी चुका है। और ऐसे मार्ग जहाँ अभी भी ब्लैक स्पॉट है, जहाँ दुर्घटना की संभावना है, वहाँ बोर्ड लगा दिए गए हैं और यात्रा मार्गों का सर्वेक्षण भी कर लिया गया है। यात्रा मार्ग पर हम लोगों ने एक ज्वाइंट सर्वेक्षण हमारा होता है वो भी कर लिया है और उसकी रिपोर्ट हम लोग कार्यदायी संस्था जो सड़कों को बनाती है और जो ब्लैक स्पॉट में सुधार करती है उनको भी हम लोग भेज चुके हैं। और इस बार काफ़ी हद तक जो ब्लैक स्पॉट और दुर्घटना संभावित क्षेत्र की समस्या है काफ़ी हद तक सुलझा ली गई है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए शैलेश तिवारी जी, संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन, जिन्होंने बताया कि चार धाम यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं, स्थलीय निरीक्षण भी कर चुके हैं और इसके साथ साथ जो यात्रा में वाहनों की आवश्यकता होती है उसको भी पूरा किया जा चुका है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, HNN 24/7। सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कंडोलिया पार्क में क्रॉस कंट्री दौड़ और साइकिलिंग रैली का आयोजन किया गया। वहीं कंडोलिया मैदान में फुटबॉल प्रतियोगिता भी हुई। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। उन्होंने क्रॉस कंट्री दौड़ और साइकिलिंग रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह प्रतियोगिता कंडोलिया पार्क के देवप्रयाग रोड द्वारीधार तक आयोजित की गई। इस दौरान विधायक ने खेल प्रतिभाओं और यहाँ पर
प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को मतदान करने की भी शपथ दिलाई है। है कि सरकार के 3 साल 23 मार्च को पूरा हुआ है और उसी उपलक्ष्य में हम लोग अपने जनपद में 22 मार्च से लेके 30 मार्च तक डिफरेंट स्थानों पे अलग अलग कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और इसमें हमारा 23 मार्च को रामलीला ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम था। इसके अलावा हम लोग जो छहों विधानसभाएं हमारी यहाँ पे हैं पौड़ी जनपद में, उसमें हम सभी विधानसभाओं में बड़े बृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और इसी क्रम में आज यहाँ पे हम लोग पौड़ी में खेल गतिविधियों के कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें हमने यहाँ पे विभिन्न श्रेणी के बच्चों की दौड़ प्रतियोगिताएं कराई हैं और साथ में हमने यहाँ पे एक माउंटेन बाइकिंग की प्रतियोगिता भी हम लोग यहाँ पे करा रहे हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे फुटबॉल प्रतियोगिता भी है। इसके अलावा हमने खेल के संबंध में 23 तारीख को कोटद्वार में भी हमने वहाँ पे डिफरेंट आयु वर्ग के लोगों को रन कराया था। तो इसी क्रम में ये सब प्रतियोगिताएँ हो रही हैं और इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर भी डिफरेंट कार्यक्रम हम लोग आज का जो कार्यक्रम है स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ, साइकिलिंग है, दौड़ है और इसके बाद थोड़ी देर में फुटबॉल भी शुरू होने वाला है। ये सारे कार्यक्रम जो है प्रदेश के 3 साल पूरे होने के अवसर पर उपलक्ष्य में इनका आयोजन किया जा रहा है और ये वास्तव में बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि नए बच्चे में इसमें प्रतिभाग करते हैं, पुरानों के साथ भी उनको मिलने का सौभाग्य मिलता है। तो ये अच्छा कार्यक्रम है। इसी तरह के कार्यक्रम निश्चित रूप से होने चाहिए ताकि बच्चों को खेल में इंटरेस्ट हो और बच्चों को प्रतिभाग करने का अवसर मिलता रहे। गदरपुर स्थित 15 बटालियन एनडीआरएफ परिसर का नॉर्थ जोन के उप महानिरीक्षक गंभीर सिंह चौहान ने आज वार्षिक निरीक्षण किया। इस मौके पर बोलते हुए गंभीर सिंह चौहान उप महानिरीक्षक ने बताया कि आज एनडीआरएफ परिसर का निरीक्षण किया गया। कर्मचारी अधिकारियों से सीधा संवाद और सैनिक सभा में भी प्रतिभागी किया गया। और देखिए 15वीं वाहिनी जो यहाँ गदरपुर में है, इसको पूरे उत्तराखंड की जिम्मेवारी दी गई है किसी तरह की आपदा या कोई भी घटना दुर्घटना होने पर। और पिछले 4-5 साल में इस बटालियन ने बहुत अलग अलग तरह के और बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशंस किए हैं। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा माणा में जो एवलांच आया था, उसमें लोग फंसे थे, उसमें यहाँ से टीम तत्काल गई थी और पूरा अपना काम करके वहाँ पे लोगों को बचाया है और उस ऑपरेशन को बड़ी सफलतापूर्वक किया है। पिछले वर्ष जो 4 धाम यात्रा हुई थी केदारनाथ गौरीकुंड में, जो भयंकर आपदा आई थी, उसमें इस बटालियन ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया, लोगों को बचाया भी है, लोगों की मेडिकली भी हेल्प करी है और साइकोलॉजिकली बहुत हेल्प करी है। और इसके अलावा कहीं पर भी जब कोई दुर्घटना आप देख रहे हैं, अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, फॉरेस्ट फायर एक बहुत बड़ा मुद्दा, जो जंगल की आग एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में अभी चल रहा है, उसके लिए भी इस बटालियन की एक टीम को तैयार किया गया। इन्होंने ट्रेनिंग देहरादून में ली है और नए नए अभी इक्विपमेंट्स भी खरीदे गए हैं। तो इस तरह की जो नई नई चुनौतियाँ आ रही है, ग्लेशियर्स फट रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, तो हर तरह के ऑपरेशंस में ये टीम बटालियन बेहतरीन काम कर रही है। अभी जो प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ था जी, उसमें भी यहाँ से टीम गई थी और वहाँ पे भी उसमें अपना पूरा जो जोश खरोश के साथ पूरे ऑपरेशंस में। देहरादून के लच्छीवाला टोल पर हुए दुखद हादसे ने सबको हैरान कर दिया। हादसे में 2 लोगों की मौत होने के बाद अब देहरादून संभागीय परिवहन विभाग द्वारा कई कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। बता दें कि इस घटना से पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं यहां पर देखी गई हैं। वहीं आगे की कार्रवाई को लेकर संभागीय परिवहन अधिकारी परिवर्तन शैलेश तिवारी ने कहा कि कल हुए हादसे को लेकर स्थलीय निरीक्षण पुलिस अधिकारियों के साथ किया गया है। कल के हादसे के बाद स्पीड ब्रेकर की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसी के साथ ही देहरादून के आसपास के 3 से 4 टोल प्लाजा का भी निरीक्षण किया जाएगा। हाँ, कल एक लच्छीवाला टोल प्लाजा पर सुबह 7:30 बजे के आसपास एक दुर्घटना हुई, जिसमें एक डंपर ने 2-3 कारों को पीछे से टक्कर मार दिया, जिसमें एक कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें बैठे हुए 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई। तो परिवहन विभाग की टीम ने और पुलिस विभाग की टीम ने वहाँ निरीक्षण किया। पूर्व में भी 1-2 दुर्घटनाएँ वहाँ हुई हैं, तो उसके बाद हम लोगों ने कुछ रिकमेंडेशन दिया था। उसके आधार पर वहाँ एक स्पीड ब्रेकर भी बनाया गया था और समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व भी हो गई थी। लेकिन अब हमें लगता है कि उसमें और भी स्पीड ब्रेकर बनाए जाने की आवश्यकता है। तो हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि वहाँ 2 और स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं ताकि 15-20 मीटर के दूरी पे वो स्पीड ब्रेकर हों, जिससे गाड़ी की स्पीड है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। एक अन्य चीज़ रिकमेंड हम लोगों ने किया है कि
बड़ी गाड़ियों के लिए जो हेवी व्हीकल्स हैं, ट्रक हैं, डंपर हैं, बसें हैं, उनके लिए अलग से लेन होना चाहिए टोल प्लाजा पर। तो उसके बारे में भी हम सजेस्ट कर रहे हैं उनको। और एक हम लोगों ने प्रयास किया है कि भविष्य में यह दुर्घटनाएं ना हों, उसके लिए एक सर्वे भी हम लोग करवा रहे हैं, रोड सेफ्टी ऑडिट जिसको बोलते हैं। अभी हम लोग परिवहन आयुक्त महोदय को इसमें हम एक पत्र भी प्रेषित कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि एक संस्था के द्वारा रोड सेफ्टी ऑडिट किया जाए, जिसमें रिकमेंडेशन आ जाए और उसके आधार पे यहाँ जो भी सुधार किए जाने हैं सुधार कर दिया जाए, ताकि भविष्य में ये दुर्घटनाएं रिपीट ना हो। रुड़की नगरवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बहुप्रतीक्षित सोलानी नदी पर अब नए पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार से पुल के लिए 38 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। आज विधायक प्रदीप बत्रा और लोक निर्माण विभाग अधिकारी ने पुल का निरीक्षण किया। बता दें कि दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर बने सोलानी नदी के पुल को करीब 2 साल पहले भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। वहीं इसके कारण स्कूल और रोडवेज की बसों को काफी घूमकर सफर तय करना पड़ा। वहीं इस पुल के निर्माण की मांग लोगों द्वारा लगातार उठाई जा रही थी। करने का प्रयास करते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि प्रतिष्ठित जो पुल था सोलानी नदी का, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों को दिक्कत हो रही थी, स्कूल बसेस जो है वो नहीं जा पा रही थी, उसका सैंक्शन हो गया है, बजट उसका आ गया है। अब टेंडर कॉल होंगे और उसके बाद मैं समझता हूँ कि अप्रैल में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, मई से जो है काम शुरू हो जाएगा और 2025 में ही इस पुल को पूरा करने का हमारा लक्ष्य रहेगा। पुराना पुल चलता रहेगा, हल्के वाहनों के लिए वो खुला रहेगा और ये जो पुल बनेगा इस पर भारी वाहन चलेंगे और काफ़ी अच्छा पुल है, सीसी स्लैब का पुल है और उसकी चौड़ाई और लंबाई बहुत अच्छी ली गई है। 7 मीटर का पुल है, उसमें 1.5 मीटर के फुटपाथ भी हैं और 268 मीटर्स का इसका स्पैन है पूरा। तो मैं कहता हूँ कि आधुनिक तकनीक से ये पुल बनेगा और आगे 50 साल की। खबर उत्तरकाशी से है, जहां चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले नगर पंचायत गंगोत्री धाम ने पार्किंग और व्हील चेयर के लिए आज टेंडर खोले, जिसमें पार्किंग का टेंडर 47 लाख और व्हील चेयर का टेंडर 27 लाख में खुला। व्यापार मंडल गंगोत्री के सदस्यों का कहना है कि पिछले साल पार्किंग के टेंडर 33 लाख और व्हील चेयर का टेंडर 9 लाख रुपए में खुला था। इस साल ठेकेदार ने 3 गुना से अधिक राशि में टेंडर खरीदा है, पर सवाल ये उठता है कि वह इतनी रकम की भरपाई कहां से करेगा, जिसका सीधा अर्थ है कि यात्रियों की जेब पर डाका डाला जाएगा और यात्रियों से अधिक पैसे वसूले जाएंगे, जिसके कारण गंगोत्री धाम की छवि पर असर पड़ेगा। नगर पंचायत की बहुत ज़्यादा इसमें खामियां हैं। पहले से ही इसको रोकना चाहिए था, अल्टीमेटम देते अपने व्यापार मंडल को। व्यवस्थाएं ना बनाकर व्यवस्थाएं बिगाड़ना, ये तो सरासर बहुत ही गलत बात है। और ये टेंडर आप खुद सोचिए ज़रा, 9 लाख से स्टार्ट होते हैं ये टेंडर और आज कहाँ 27 लाख पे जा रहे हैं। तो लगाओ, हम लोगों से लेंगे या फिर किससे लेंगे, ये तो अब देखा जाएगा वहाँ पे कि किस चीज़ से, किसके जेब से ये पैसे निकलते हैं, यात्रियों के जेब से निकलते हैं या फिर हमसे टैक्स वसूला जाएगा या फिर उसमें क्या है, ये तो बाकी सरकारी बाद में जवाबदारी होगी ऐसा काम करके। बाकी उनको व्यवस्थाएं देखनी चाहिए। सबसे पहले व्यवस्थाएं, माला वाले वहाँ पे अनावश्यक रूप में सैकड़ों की जनसंख्या में आते हैं वो, और वहाँ पे पूरा गंदगी, दारू की बोतलें इधर उधर फेंक फूंक के और कोई व्यवस्था नहीं है। सफाई भी हम लोग जो है, हम जो स्थानीय लोग हैं, हमारी जवाबदारी होती है उसमें सफाई की भी। हम लोग बोरे भर भर के वहाँ पे शराब की खाली बोतलें इकट्ठा करते हैं। लो, यही पैसा मैं तो बोल रहा हूँ सदुपयोग में लगाए, नगर पंचायत इस पैसे को सदुपयोग में लगाए, ना कि जो है अपना ही भंडार भरे। नगर पंचायत गंगोत्री ने गंगोत्री का पार्किंग का टेंडर भी खोला है और साथ ही साथ उन्होंने व्हील चेयर जो गंगोत्री में पकौड़ा नाले से और VIP पार्किंग तक जो हमारी व्हील चेयर चलती है उसके भी उन्होंने आज टेंडर खोले हैं। लास्ट ईयर 9 लाख कुछ का था और इस बार उन्होंने 27 लाख कुछ का ले गया, यानी तिगुने से ऊपर उसके रेट बढ़ा दिए गए हैं। और जो नगर बस जो पार्किंग का उनका लास्ट ईयर था 33 लाख कुछ था और इस बार उन्होंने 47 लाख 61 हज़ार की लगभग कुछ वो भी चला गया। तो अब कहने का तात्पर्य यह है कि इतनी ज़्यादा ये वृद्धि करते हैं, जबकि 5 से 7% से ज़्यादा तो शायद वृद्धि होती नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। तो इसमें क्या, इसमें जो आने वाले श्रद्धालु है, मुझे लगता है सारा भार तो उन्हीं के ऊपर जाएगा। जिसके आप लास्ट ईयर 100 रुपये ले रहे थे होंगे, इस बार आप 200-250 रुपये लेंगे या तो जो ये अगर इसमें अनियमितताएँ हो रही है या होगी
तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें जिला स्तर के शासन प्रशासन इसमें संज्ञान ले कि इतना ज़्यादा ये क्यों हो रहा है और किस पे इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो इसी का हम ये चाहते हैं कि हम इसका विरोध करते हैं कि इतना ज़्यादा न हो। प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। शुक्रवार को प्रशासन ने सिडकुल थाना क्षेत्र में 5वें मदरसे को सील कर दिया। अधिकारियों के अनुसार आज कुल 7 मदरसों पर कार्रवाई की जानी है, जिसमें से अब तक 5 पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है। शेष 2 मदरसों पर भी जल्द ही प्रशासनिक एक्शन लिया जाएगा। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राव आफाक ने नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार धार्मिक भेदभाव के तहत मदरसों को निशाना बना रही है। सरकार का मदरसों को अवैध कहकर सील करना ये तो बिल्कुल गलत है। ना तो मदरसे अवैध संपत्ति में है, ना कब्जे की ज़मीनों में है। मदरसे या तो दान की दी हुई ज़मीन में या खरीदी हुई ज़मीन में है। और फिर इन मदरसों का आप 1857 से 1947 तक देश की आज़ादी में जो योगदान रहा है उसको आप कैसे भूल सकते हैं। और फिर वहाँ कोई किसी गलत तरीके की तालीम नहीं, वहाँ दीन की तालीम है। धार्मिक तरीके से जीने का, जीवन यापन करने का समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, दीन की तालीम दी जाती है और वहाँ देशभक्ति का भी पाठ पढ़ाया जाता है। हाँ, यह जरूर है कि सरकार चाहती है कि मदरसों का पंजीकरण हो, उससे हम सहमत हैं। लेकिन पंजीकरण सरकार को चाहिए कि मदरसों में जाकर खुद पंजीकरण कराए अपने ऑफिसर से और वहाँ उनको बताए कि भाई दीन के साथ साथ दुनिया की तालीम भी हासिल करो। उससे हम सहमत हैं। चूँकि हम चाहते हैं तो फ्री के हॉस्टल है हमारे, वहाँ बच्चे जब रात दिन रहते हैं, खाते पीते हैं, तो हम चाहते हैं जो बच्चा दीन की मुकम्मल तालीम हासिल करना चाहे वो दीन की हासिल कर ले और जो दुनियावी तालीम हासिल करना चाहे उसको सरकार मान्यता दे। लेकिन इस तरह बिना नोटिस दिए और बिना किसी उसके अवैध बता के मदरसों को सील करना है सरकार की एक तरफा कार्रवाई है, जिसका हम विरोध करते हैं। तो उसके संबंध में आज अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, शिक्षा विभाग, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, हम लोग राजस्व विभाग से तहसीलदार और पुलिस की टीम के द्वारा ये निरीक्षण किया गया है और पाया गया है कि ये जो मदरसा है बिना पंजीकरण के संचालित है। तो इसीलिए इनको अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के स्तर से नोटिस भी दिया गया है और इनको हिदायत दी गई है कि आप अपना पंजीकरण करा लें, उसके उपरांत ही संचालन करेंगे। जब तक इनका पंजीकरण नहीं होता है तब तक के लिए इसको बंद कर दिया गया।